एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का निर्माण करें जो प्री अब्राहमिक होगी, पैगन होगी, आइडियल वर्शिपर की होगी, सैटर्न वर्शिपर की होगी। इसमें वह राष्ट्र सम्मिलित हो सकते हैं जो अपनी संस्कृति को वैदिक सभ्यता से मानते हैं, जो अपने आप को औपचारिक रूप से बुद्धिस्ट मानते हैं, अथवा जहां बहुमत में बुद्धिस्ट जनसांख्यिकी है, जो नॉर्डिक रिलीजन में मानने वाले हैं, जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं। यदि आप नॉर्डिक कंट्रीज को नहीं जानते तो उसमें सम्मिलित होती हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। अफ्रीका में भी आज भी जो उनके फोक रिलीजन, ट्रेडिशनल रिलीजन है, उनका अस्तित्व है। यह अवश्य सत्य है कि इस्लाम ने अफ्रीका में प्रभुत्व स्थापित किया है, परंतु फोक रिलीजन का आज भी अस्तित्व है। इसी के समान ही लैटिन अमेरिका में भी, कैरेबियन रीजन में भी, वेस्ट इंडीज रीजन में भी अब्राहमवाद से पूर्व की परंपराओं का अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परिकल्पना कर रहे हैं वह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना अब्राहमवाद से पूर्व की होगी, जिसमें ऐसे राष्ट्र, राज्य एवं ऐसी संस्थाएं जुड़ी होंगी जो इन हितों के लिए कार्यरत होंगी। हमने पूर्व में हिंदू हितों के लिए कार्यरत संस्थाओं का वर्णन किया था। यहाँ पर वह संस्थाएं जो किसी भी रूप में अब्राहमवाद से संघर्ष कर रही हैं, उन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अब हम एक दृष्टि इस पर डालते हैं कि यह संगठन किन विभिन्न स्वरूपों में हमारे सामने प्रकट हो सकता है। जिस नैरेटिव बिल्डिंग की, जिस सॉफ्ट पावर की चर्चा अनेकों राजनीतिक विचारक करते हैं, वह संस्थागत रूप से इस संगठन के द्वारा संभव है, एक व्यापक स्तर पर संभव है। यदि हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी पर आधारित एक संगठन बनता है तो वह अपने चार्टर में सनातन के मूलभूत सिद्धांतों को अभिव्यक्त कर सकता है एवं एक वैधानिक रूप देकर अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 1, प्रत्येक प्राणी अथवा जीव परमात्मा का स्वरूप है। प्रत्येक जीव जब तक मोक्ष की अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक वह कर्म चक्र के बंधन में बंधा रहता है एवं जन्म पुनर्जन्म लेता रहता है। इसी प्रकार से त्रिगुणात्मक प्रकृति, पंच महाभूत के सिद्धांतों का भी उल्लेख उस चार्टर में किया जा सकता है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानव अधिकार का एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहा जाता है, एवं 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को पारित किया, उसी प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी एक वैधानिक दस्तावेज तैयार कर सकती हैं जिनमें उन मानव अधिकार को सूचीबद्ध किया जाए जिनसे अब्राहमवाद हर मनुष्य को वंचित रखता है, चाहे वो उसके समुदाय का हो, चाहे वो उसके समुदाय का ना हो। जैसे कि मत भिन्नता का अधिकार, जिन विषयों को अब्राहमिक टेस्ट गॉड की कमांडमेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह गॉड की कमांडमेंट है, यह एक मत है। इस मत से भिन्न मत रखने का अधिकार, इस मत की आलोचना करने का अधिकार एवं उनके मतों को, उनकी मत भिन्नताओं को, उनकी समालोचनाओं को अपराध ना माना जाए, यह अधिकार। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि ऐसे चार्टर में, डिक्लेरेशंस में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जो विशेषण यूज होते हैं, वह नैरेटिव बिल्डिंग में अत्यंत सहायक होते हैं। यहाँ पर ऐसी शब्दावली प्रयोग की जा सकती है। राइट टू आइडल वर्शिप, राइट टू बी अ सैटर्न वर्शिपर, राइट टू बी अ अपोस्टेट, राइट टू बी अ ब्लास्फेमर, राइट अगेंस्ट अब्राहमिक एग्रेशन और अब्राहमिक इंपीरियलिज्म और अब्राहमिक टोटलिटेरियनिज्म, राइट टू बी अ पैगन, काफिर होने का अधिकार, मुनाफिक होने का अधिकार, मुर्तद होने का अधिकार, माले गनीमत का विरोध करने का अधिकार, शिशुओं का खतना ना कराने का अधिकार, बकरीद पर बकरा ना काटने का अधिकार, स्त्री एवं पुरुष के सामाजिक जीवन में समान अधिकार। और इन्हीं अधिकारों को एक दंड संहिता का रूप भी दिया जा सकता है। संभवतः आपको याद होगा नौसेना के कमांडर कुलभूषण जाधव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस, वह केस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी निर्णय देती, जो भी निर्देश देती, वह राष्ट्र के लिए होता, अर्थात भारत के लिए होता, पाकिस्तान के लिए होता, परंतु उसमें किसी व्यक्ति विशेष को, भारत के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दंड नहीं दिया जा सकता। अभी कतर में भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया है। संभव है कि भारत इस केस को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाए। कमांडर कुलभूषण जाधव का केस एवं कतर के केस समान ही है। इस केस में वाद का विषय यह नहीं होगा कि किसने अपराध किया है, क्योंकि अपराधों की कोई सूची है ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह तर्क दिए जाएंगे कि जो न्यायालय ने दंड प्रक्रिया अपनाई वह न्यायपूर्ण नहीं थी। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें कोई अपराधों की सूची नहीं होती है और उन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को दंड भी नहीं दिया जाता है। इससे भिन्न होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। यदि आपको स्मरण हो, इसी वर्ष
यह समाचार आया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उससे भिन्न है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1998 में रोम संधि के तहत हुई थी, जिसमें 123 सदस्य हैं। इस संधि के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट व्यक्ति विशेष को दंडित कर सकती है कुछ युद्ध अपराधों के लिए, जिनकी सूची में है क्राइम अगेंस्ट अग्रेशन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, जेनोसाइड। यह सत्य है कि दंड सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है जो रोम संधि के सदस्य हों। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों रोम संधि के सदस्य हैं, परंतु यह कोई सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। यह संस्था एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक दस्तावेज का निर्माण कर सकती है जो गैर सदस्यों के विरुद्ध भी अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। यहाँ यह भी समझ लें, उद्देश्य सिर्फ दंडित करना नहीं होता है, अपितु इससे राष्ट्र की क्षमता का भी परिचय मिलता है। एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सदस्य होती हैं। वह यदि ऐसे कठोर कदम उठाती हैं तो उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा होती है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनता है, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस्लामोफोबिया अत्यंत चर्चित शब्दावली है, परंतु हिंदूफोबिया पर चर्चा नहीं होती। परंतु जरा सोचें, यदि हिंदूफोबिया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में अपराध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति पुतिन पर जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ था वह वॉर क्राइम के अंतर्गत हुआ था। यदि किसी व्यक्ति विशेष पर, आवश्यक नहीं है कि वह राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री हो, यदि किसी व्यक्ति विशेष पर इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न्यायाधिकरण अरेस्ट वारंट जारी करता है हिंदूफोबिया की शब्दावली से, तो क्या इस शब्दावली की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होने की संभावना अधिक नहीं होगी? यदि वारंट जारी होता है इस्लामिक एग्रेशन के नाम से, यदि वारंट जारी होता है अब्राहमिक एग्रेशन के नाम से, तो क्या यह व्यापक शब्दावली नहीं बन सकती है? जिहाद को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी घोषित किया जा सकता है, माले गनीमत को वॉर क्राइम घोषित किया जा सकता है, धिम्मे को, ज़कात को, जजिया को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किए जा सकते हैं। एवं यह भी स्मरण रखें कि राष्ट्रों के आपस में संबंध यदि अच्छे होते हैं तो बेशक इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य कम हों, किंतु वह राष्ट्र अपने देश में इसे विधान का रूप भी दे सकते हैं। उन राष्ट्रों से प्रत्यर्पण संधियां भी होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, रोम संधि प्रमुखता अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का कानून है, उसी प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी युद्ध के कानून को लेकर अपने दस्तावेज तैयार कर सकती हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से अब्राहमिक वॉर क्राइम्स, अब्राहमिक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अब्राहमिक जेनोसाइड की सूची बना सकती हैं और तत्पश्चात अपनी परिभाषाएं दे सकती हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की, जेनोसाइड की, क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन की, वॉर क्राइम की, और उसमें अधिकार भी निर्मित किए जा सकते हैं, जैसे राइट अगेंस्ट जिहाद। फिलिस्तीन ने जो किया, हमास ने जो किया, वो जिहाद था। यदि यह घोषणा की जाती है कि हर व्यक्ति का यह मानव अधिकार है कि वह जिहाद से अपनी रक्षा करे, तो इसके साथ सदस्य गणों का यह कर्तव्य भी बनता है कि वह इस राइट अगेंस्ट जिहाद की रक्षा करने के लिए उन गुटों का विरोध करें जो जिहाद कर रहे हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखें कि यदि ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेज ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तैयार करती है तो वह उस दस्तावेज में उन सारे अब्राहमिक एग्रेशनों का वर्णन कर सकती है। यदि आप तथाकथित कैलासा की सरकार, भारत सरकार जिसे मान्यता नहीं देती है, उसकी वेबसाइट पर जाएं तो वह वर्णन करते हैं कि भारत के हिंदुओं का 5000 साल से नरसंहार हो रहा है और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। क्या यही शब्द उस वैधानिक दस्तावेज के प्रियम्बल में नहीं आ सकते हैं? इसी प्रकार से यजीदी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वह अपनी वेबसाइट पर यह स्पष्ट करती है कि उनका 74 टाइम्स जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है। कश्मीरी पंडित भी तो 7 नरसंहारों का वर्णन करते हैं। और यदि आप इसे जोड़कर देखें, OIC के अधीन एक इस्लामिक सॉलिडरिटी फंड का निर्माण हुआ है। उस इस्लामिक सॉलिडरिटी फंड का प्रमुख उद्देश्य है कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को किसी भी आपातकाल में यदि आवश्यकता होगी तो उसकी सहायता की जाएगी, चाहे वह आपदा मानव निर्मित हो, चाहे वह आपदा प्राकृतिक आपदा हो, परंतु इस्लामिक सदस्यगण कटिबद्ध हैं उसकी सहायता करने के लिए। इसी प्रकार से विश्व भर के हिंदू एवं अब्राहमवाद से पूर्व के समुदायों के प्रति यह अधिकार घोषित किया जा सकता है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार से आपातकाल में किसी भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो यह राष्ट्र येन केन प्रकारेण सहायता करेंगे, चाहे वह आपदा हो, चाहे वह किसी प्रकार का इस्लामिक एग्रेशन हो, अब्राहमिक एग्रेशन हो। एवं इसी के साथ जिस प्रकार से इजराइल ने विश्व भर के यहूदियों की नागरिकता के लिए अपने प्रावधान किए हैं, राइट टू रिटर्न का अधिकार दिया है कि वह अपने मूल निवास पर वापस लौट कर आ सकते हैं, इसी प्रकार के प्रावधान इस चार्टर के मानव अधिकार के रूप में घोषित किए जा सकते हैं।
यह संगठन अन्य कई रूप भी ले सकते हैं, जैसे कि यह संगठन एक मिलिट्री अलायंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नेटो ने किया था। यदि नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस ना हो तो रक्षा संबंध तो निर्मित हो ही सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन, इकोनॉमी के क्षेत्र में कोऑपरेशन, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इत्यादि। ऐसे ही इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में इत्यादि के क्षेत्रों में प्रगाढ़ संबंध होने की संभावना है ही। परंतु जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह रिलीजियस आइडेंटिटी है। पाश्चात्य जगत के राजनीतिक विचारक सैमुअल बी हंटिंगटन ने भी अपनी थीसिस क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में रिलीजियस आइडेंटिटी, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के आधार पर होने वाले संघर्षों का वर्णन किया है। फ्रांसिस फुकुयामा ने भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एवं ग्रुप आइडेंटिटी के मध्य विभेद को उजागर किया है और यह स्पष्ट किया है कि ग्रुप आइडेंटिटी जब आपस में लड़ने लग जाती है तो वह विश्व का नाश भी कर सकती है। विचारधाराएं अत्यंत घातक होती हैं, परंतु यह वक्तव्य तभी दिया जा सकता है जब जो व्यक्ति यह वक्तव्य दे रहा है उसने सारे रिलीजन, सारी सिविलाइजेशन, सारे कल्चर, सारी आइडियोलॉजी का अध्ययन कर लिया हो। यदि कोई ऐसा वक्तव्य दे कि सारी सिविलाइजेशन, सारे रिलीजन, सारे कल्चर आपस में लड़ने लगेंगे, यह संभव नहीं है। कारण यह होता है मतभेद के, मत भिन्नताओं के अति हिंसक रूप लेने का कारण स्वयं उनके रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। यदि उनके रिलीजियस टेक्स्ट में हिंसा की संभावना ही अति सूक्ष्म हो तो हिंसा की संभावना यथार्थ में भी अति सूक्ष्म होती है। कुछ मतभेद शास्त्रार्थों द्वारा भी सुलझाए जाते हैं, परंतु शास्त्रार्थों के लिए वाद संवाद, तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र की परंपरा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिन विचारधाराओं में इनका अभाव होता है वह मतभेदों को सुलझाने के लिए शस्त्र का ही उपयोग करते हैं। यदि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के समान ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन के विचार का समर्थन करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।